हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि हमें म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड जो हैं हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट हैं और उनमें हमें किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं कि ये वाला म्यूचुअल फंड आप ले लिए या वो ले लिए। मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल बताने वाला हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड जो है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद रह सकते हैं। उस किस टाइप के कौन से नहीं, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स जो है हम लोगों के लिए बेस्ट रह सकते हैं और कौन सी एज के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड भी मैं आपको बताऊंगा। अगेन मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से एक माफी मांगना चाहूंगा कि इस वीडियो की एज यूजुअल जो है प्रेजेंटेशन काफी खराब रहने वाली है। तो अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वर्डिंग्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड विच म्यूचुअल फंड्स इज बेटर फॉर यू, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार के किस किस तरह के म्यूचुअल फंड हमारे पास उपलब्ध है। और भी कई कैटेगरीज हो सकती हैं कि लेकिन मेनली 4 कैटेगरीज के बारे में ही हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है इक्विटी स्कीम्स, दूसरा होता है डेट स्कीम्स एंड तीसरा होता है हाइब्रिड स्कीम्स और चौथा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। तो ये स्कीम्स किस किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या होता है इनमें, चलिए नॉर्मल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इक्विटी के बारे में लिखा हुआ है। तो एन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बाय स्टॉक्स इन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो शेयर मार्केट में हमारी जो कंपनीज लिस्ट होती है ना, उनमें ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख ही सकते हैं, सेकंड नंबर पे था यहाँ पे डेट स्कीम्स। तो डेट स्कीम्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। Also known as debt fund is a type of mutual fund that invest in fixed income assets like corporate and government bonds, money market instruments and more. Debt funds are also called income funds or bond funds. उसके बाद ये था दूसरा हमारा। तीसरे प्रकार के हमारे फंड्स होते हैं हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड फंड्स कौन से होते हैं? द हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन मल्टीपल एसेट क्लासेस, typically equity, stocks, debt, bonds to provide a balanced portfolio with growth and income potential. तो हाइब्रिड का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें इक्विटी का पार्ट भी होगा एंड डेट का पार्ट भी होगा। दोनों का जो मिक्स करके जो कोई म्यूचुअल फंड है वो अगर दोनों में पैसा लगा रहा है तो इन प्रकार के इस फंड्स को हम हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। उसके बाद हम आ गया चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। आपने कई बार देखा होगा, सॉल्यूशन पहले पढ़ ही लेते हैं। Are type of mutual funds that help investor achieve specific financial goals like retirement, education, marriage. आपने देखा भी होगा कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स चिल्ड्रन फंड नाम का या रिटायरमेंट फंड नाम के स्कीम्स चलाती हैं। तो इस तरह के फंड्स को हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बोलते हैं। तो बात ये मैंने आपको बेसिक एक बता दी चीज है कि किस किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मेनली 3 कैटेगरीज की ही हम बात करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो जो हमारी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 100 कंपनियां जो होती हैं, पहले की 100 कंपनियां, उनको हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो शुरू की 100 कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मिड कैप स्टॉक्स, जो शुरू की 100 कंपनियों के बाद जो 101 कंपनी से लेकर 250 कंपनियां होंगी, उस रेंज में होंगी, उन कंपनीज को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। एंड 251 स्टॉक्स से लेकर जितनी भी हमारी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, उन कंपनीज को हम स्मॉल कैप बोलते हैं। अगर आप और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद नैनो कैप भी आ जाता है, एकदम मिनी स्मॉल कैप कंपनीज भी आ जाती हैं, तो वो मैटर अलग है। लेकिन एज पर से भी 3 क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं इक्विटी के अंदर भी कौन कौन सी स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज द्वारा चलाई जा रही हैं और उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारी स्कीम्स है, और भी कई प्रकार की स्कीम्स हो सकती हैं। तो मेन जो स्कीम्स हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप फंड्स जो है ये ज्यादातर टॉप की 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज पर सेबी के रूल्स अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है और उन्होंने कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ओपन करा है तो वो सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकती है एज पर सेबी। जैसे कि आप पिछली इस वाली स्लाइड में देख ही सकते हैं कि रैंक के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज को ही लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। तो अगर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो ओनली 100 म्यूचुअल शुरू की टॉप 100 कंपनीज में ही वो इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद बात आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। अब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये जो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना वो लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि टॉप की 100 कंपनियां और नीचे की 150 कंपनियां, यानी कि टोटल मिला के आपके पास होगी 250 कंपनियां। तो इन 250 कंपनीज में ही इस तरह के म्यूचुअल फंड्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप को हम आगे कवर करेंगे, उससे पहले हम मिड कैप फंड्स को कवर कर लेते हैं। तो मिड कैप नाम से ही पता लग रहा है आपको, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो 101 से लेकर 250 तक के बीच में जो कंपनियां आती है रैंक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इन कंपनियों को हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस जो है जैसे HDFC या SBI या कोई भी आप ले सकते हैं, अगर वो किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो, तो वो शुरू की 150 टॉप 100 कंपनीज के बाद की जो 150 कंपनी है 101 से लेकर 250 तक, उन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एज लाइक स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं कि 251 शुरू की 250 कंपनियां छोड़ के आगे की जितनी भी सारी कंपनियां उन सबको स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है। तो अगर कोई जो AMC है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं तो वो 250 कंपनियों के आगे की जो कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स सेवर फंड्स है, इसको आप ELSS फंड भी कहते हैं, जिससे हमें टैक्स में बेनिफिट वगैरह मिलते हैं 80C के अंदर। सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स। सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप IT स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहती है और कोई म्यूचुअल फंड है जिसका है IT से रिलेटेड सिर्फ वो कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड, यानी कि आपको अगर बैंकिंग में पसंद है और आप सिर्फ बैंक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लेंगे जो सिर्फ बैंक्स में ही इन्वेस्ट करता है, वो कहीं और इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स, यानी कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में जिस नाम का उन्होंने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। अगर उन्होंने बैंकिंग म्यूचुअल फंड लॉन्च किया तो वो सिर्फ बैंक्स में ही पैसा लगा सकते हैं। अगर उन्होंने IT का फंड लॉन्च किया तो वो सिर्फ IT में ही पैसा लगा सकते हैं। ऐसे ही है वैल्यू कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू कॉन्ट्रा फंड को हम ऐसे फंड्स बोलते हैं जो इग्नोर्ड सेक्टर्स है, जिनकी मार्केट में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता है। ऐसे सेक्टर्स को हम कॉन्ट्रा फंड्स बोलते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा बात नहीं हो रही है। इंडेक्स फंड्स उन फंड्स को बोला जाता है जो आमतौर पे निफ्टी 50 या ऐसे बड़े बड़े इंडाइसेस जो हैं उनको ट्रैक करते हैं। उनका ये इन तरह के इस तरह के फंड्स को हम पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। पैसिव एंड एक्टिव फंड्स, दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहले एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिसमें कोई फंड मैनेजर जो है ना एक्टिवली काम कर रहा होता है, उसके बाद बहुत सारा काम होता है, वो रिसर्च रिपोर्ट वगैरह हर कंपनी के बारे में पढ़ता रहता है कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन वही पैसिव फंड्स का कोई रोल नहीं होता वहां म्यूचुअल फंड मैनेजर का ज्यादा बड़ा। उसको सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, जो निफ्टी 50 में चल रहा है उसको वही कॉपी करना है। जरूरी नहीं निफ्टी 50, कोई भी इंडेक्स फंड हो सकता है, वो बैंक निफ्टी का भी हो सकता है, निफ्टी मिड कैप 150 का भी हो सकता है। किसी भी तरह का जो इंडेक्स को अगर वो फॉलो कर रहा है सिर्फ और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा तो उन तरह के फंड्स को हम इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट फंड था इंटरनेशनल फंड। ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड कहते हैं। एक और मैंने फंड लिखा हुआ है यहाँ पे, फोकस्ड म्यूचुअल फंड। इस फंड को भी मैंने हाईलाइट इसीलिए क्योंकि किया है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंड है। फोकस्ड का मतलब आपको शायद वर्ड से पता चल ही रहा होगा कि एकदम फोकस्ड फंड होते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा होगा आई थिंक। हाँ, a focused mutual fund is a type of equity mutual fund that invests in a limited number of stocks and bonds in few sectors. The SEBI defines a focused fund as a mutual fund that invests in no more than 30 stocks. यानी कि इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना वो ओनली 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इन फंड्स का एक सबसे बड़ा, हाँ ये फंड्स जो है ना, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है मार्केट में, ये उनके लिए है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना उसको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स अपने बास्केट में या बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपने बास्केट में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो वो ऐसे फंड्स या ऐसे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करने में ज्यादा उनको मजा आता है जो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर बहुत अच्छे से काम करता है, वो बहुत ही ज्यादा हिडन जेम्स निकालने की वो लगातार कोशिश करता रहता है कि मुझे ऐसे क्योंकि उसके बाद सेबी का रूल है कि उसको सिर्फ 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, तो वो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको वैल्यू बहुत ज्यादा दिखती है, तो वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये थे हमारे ओवरव्यू। तो हमारा एक मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप रह गया था, उसको भी हम अब कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फंड्स बहुत ही सुनने में बहुत सिमिलर से लगते हैं लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मल्टी कैप आप देख ही सकते हैं मीनिंग। Multi-cap funds mandate is to maintain a diversified portfolio of large, mid-cap and small-cap corporation as the name implies. Flexi-cap funds are open-ended funds that invest in company across all market capitalization categories without any restrictions. Multi-cap funds requires a minimum 75% in equities of the scheme total asset. Flexi-cap funds require a minimum of 65% in equity of the scheme total assets. Multi-cap funds are required to have a minimum 25% allocation of their portfolio in large, mid-cap and small-cap companies as per SEBI. Flexi-cap funds are free to invest in any market capitalization because they have no mandate. तो आप मीनिंग समझ ही गए होंगे। मेन मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है कि मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि मल्टी कैप में ना एक वो है एलोकेशन सेट करके रखा हुआ है सीबी ने कि आप 25% लार्ज में लगाएंगे, 25% मिड कैप में लगाएंगे एंड 25% आप स्मॉल कैप में लगाएंगे। लेकिन आप फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर अपनी मर्जी से चाहे तो वो लार्ज कैप में सारा पैसा लगा दे, चाहे तो वो मिड कैप में सारा पैसा लगा दे, और वो चाहे तो पूरा स्मॉल कैप में पैसा लगा दे। तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं बताऊंगा इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट फंड्स की। डेट फंड्स में आपको मैंने मीनिंग तो ऊपर बता ही दिया था कि, लेकिन इसमें किस तरह के फंड्स आते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, इस तरह के डेट फंड्स होते हैं। ये इनके बारे में भी आगे आपको आगे बताऊंगा कि किन लोगों के लिए बेस्ट है। ये हाइब्रिड फंड्स है, इक्विटी शेयर्स प्लस डेट इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू हाइब्रिड फंड्स, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं। उसके बाद बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन लॉक। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है या तो 5 महीने का रिटायरमेंट वाले में, या फिर जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाएंगे। चिल्ड्रन में भी सेम वही चीज है, 18 साल या 5 साल का वो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, विच म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट फॉर यू। तो देखिए एज अ बिगनर, यहां पे अब बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीडियो में अभी तक के लिए बने हुए हैं तो विच म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट फॉर यू। तो यहां पे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है बिगनर इन्वेस्टर। अगर आप बिगनर है तो मुझे ये लगता है सबसे बेस्ट आपके लिए है इंडेक्स फंड, जो किसी भी बड़े इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है एक्सपेंस रेशियो। एंड देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड हाउस से कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, तो आपको एक फीस देनी पड़ती है। और वो फीस जो है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको ग्रो ओपन करके दिखा दूं, एक सेकंड एग्जांपल के लिए, आप कोई वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। लार्ज कैप, हम यहाँ पे एक फंड डाल देते हैं, निप्पॉन का हमने डाला है। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.67 का एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एंड इंडेक्स फंड लिखते हैं यहां पे हम, यूटीआई का, इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.19 एंड 0.67। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा सा है, 0.19 0.67, कोई बड़ा गैप नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो ये चीजें आपको चुभने वाली हैं बाद में। जब आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करने जाएंगे ना, तो आपको डिफरेंस दिखेगा बहुत ही ज्यादा बड़ा। क्योंकि जब आप क्योंकि हम आमतौर पे
छोटे निवेशक होते हैं 4-5 हजार रुपए की एसआईपी करते हैं तो हमें इतना ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप सोच के देखिए यही एसआईपी अगर आपकी 10 लाख की होगी तो आप पे कितना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और मैंने एक एक्टिव फंड जो था हमारा पहले, ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जगह मैं इंडेक्स फंड को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो आप देख ही सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मैंने यहां पे सर्च मारा हुआ है हाउ मेनी लार्ज कैप फंड्स बीट इंडेक्स, तो आप देख ही सकते हैं इन 2024 में देख सकते हैं 67% ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म देयर बेंचमार्क। तो ऑब्वियस सी बात है, आप म्यूचुअल फंड में अगर आए हैं तो एक साल के लिए तो नहीं आए होंगे। 2018 से 21 की बात कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड दैट अंडर परफॉर्म वॉज 64% इन 2018, 71% in 2019, 60% in 2020 and 85% in 2021 and over longer period देखिए यहां पे the percentage of outperforming funds fails to just over 30% over 5 years and even lower over 10 years। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए टोटल 100 स्कीम्स चल रही है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, तो उन 100 में से मात्र 20 से 30 म्यूचुअल फंड्स ही ऐसे होंगी, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 20 या 10-15 म्यूचुअल फंड्स ही ऐसे होंगे जिन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड 10 साल के हॉरिजॉन में इंडेक्स को बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे पास ये डेटा भी नहीं है कि कितने पॉइंट से बीट किया है, ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहां पे इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने, अगर मान लीजिए आपको इंडेक्स फंड में 12% मिल रहा है एवरेज का और कोई लार्ज कैप 12.1 दे रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ रहा है कि उसने बीट किया, लेकिन एक्चुअल में उसने बीट ना के बराबर किया है। तो आप सिंपल सा, आपको स्टडी भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, आप नॉर्मल सा एक इंडेक्स फंड अगर उठाएंगे तो ओवर द लॉन्ग हॉरिजॉन वो आपको एक्टिव फंड से, जो आपसे फीस भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और ज्यादा रिटर्न्स भी आपको निकाल के नहीं दे पा रहे हैं, वो अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। तो 10 साल के अगर हॉरिजॉन से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में एज अ बिगनर, तो आपको इंडेक्स फंड के थ्रू ही मार्केट में जाना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है लार्ज एंड मिड कैप। अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं थोड़ा बहुत, और हाँ दूसरा पॉइंट ये भी था कि लार्ज कैप का यूनिवर्स मैं आपको बताया था मैंने यहाँ पे शुरू में कि टॉप की 100 कंपनीज में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। लेकिन लार्ज एंड मिड कैप फंड जो हमारा एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमारे पास 250 स्टॉक्स की एक बास्केट मिल जाती है, तो यहां पे ना फंड मैनेजर अच्छे से काम कर सकता है क्योंकि उसकी एक बास्केट बड़ी होगी। तो अगर आप थोड़ा सा लर्न करना चाहते हैं स्टॉक्स में, अगर आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आता है मार्केट को देखने में, तो आई थिंक सेकंड कैटेगरी जो है, अगर आप लार्ज कैप को और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आई थिंक जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, लार्ज एंड मिड कैप। एंड लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है, अगर आप पढ़ते हैं, आपको इंटरेस्ट है मार्केट में। हाँ कई लोग होते हैं ना कि हाँ यार लगा दिए पैसा, चलने दे, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी लगा दे, अगर ऐसे लोग हैं तो सबसे बेस्ट है उनके लिए इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, सेंसेक्स किसी का भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पढ़ने में थोड़ी रुचि है, आप सीखना चाहते हैं चीजों को, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सीधा हम एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के पास, जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, उनके लिए बेस्ट कौन सा है? तो आई थिंक उनके लिए सबसे बेस्ट है फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड फोकस 30। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप लिखा है, यहाँ पे मैंने मिड कैप नहीं लिखा है, उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि मिड कैप क्यों नहीं बताया, तो यहाँ पे गूगल पे आप भी सर्च मार सकते हैं, हाउ मेनी मिड कैप फंड्स बीट इंडेक्स फॉर 10 इयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द ET म्यूचुअल फंड, अराउंड 83% ऑफ मिड कैप फंड्स हैव अंडर परफॉर्म देयर बेंचमार्क ओवर अ 10 ईयर पीरियड। तो आप देख ही सकते हैं, अगर आप मिड कैप, यही प्रॉब्लम जो है मिड कैप स्टॉक्स में भी है। अगर आप इस वाली स्लाइड पे जाएंगे जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 100 ही स्टॉक्स में से स्टॉक्स चुनने हैं। और वैसे ही अगर आप सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स में से, मिड कैप अगर आपका म्यूचुअल फंड है, तो आपको मात्र 150 ही स्टॉक्स मिलने वाले हैं।
तो उसी में से आपको परफॉर्म करना है। तो ज्यादातर यही होता है कि 83% आपने खुद ही पढ़ा कि 83% जो म्यूचुअल फंड है वो अपने इंडेक्स को भी बीट ही नहीं कर पाते, यानी कि जो मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है ना उसको वो बीट ही नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब ये है, अगर निफ्टी मिड कैप 150 जो है 5 साल के होरिजोन में 15% की कंपाउंडिंग देता है, तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव मिड कैप फंड्स 15% भी अपने इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे बढ़िया तो ये है कि आप इंडेक्स खरीद लो फिर मिड कैप का भी, अगर आपको मिड कैप में जाना ही है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से यहां से अच्छी कैटेगरी है आपके पास इसकी जगह, वो है फ्लेक्सी कैप फंड। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आर फ्री टू इन्वेस्ट इन एनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिकॉज दे हैव नो मैंडेट। तो यहां पे लोग मेरे से ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि हम मल्टी कैप में क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पे ना एक कंडीशन सबसे बड़ी है। देखिए जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है ना, तो ये दोनों ही फंड्स जो है ना अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि मल्टी कैप ज्यादा अच्छा भी कर जाए या फ्लेक्सी कैप ज्यादा अच्छा कर जाए, लेकिन मान के चलिए मार्केट में आ गई गिरावट बहुत भयंकर वाली, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मल्टी कैप फंड्स के पास ना रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी है। अगर आपके फंड मैनेजर को लग रहा है कि नहीं इस वक्त हमें स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मल्टी कैप का जो फ्रेमवर्क सेबी ने सेट किया वो ऐसा सेट किया हुआ है कि आपको जोर जबरदस्ती से आपका 50% पैसा, यानी कि 25% स्मॉल कैप का एंड 25% मिड कैप का पैसा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं है। अगर फंड मैनेजर को यह लग रहा है कि इस वक्त पे मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि हमें म्यूचुअल मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो वो अपना सारा पैसा लार्ज कैप में लगा सकता है। तो यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है फ्लेक्सी कैप फंड्स का, कि वो अपने अकॉर्डिंग, फंड मैनेजर जो है अपने अकॉर्डिंग अपना पैसा, आपका पैसा जहां उसको अच्छा लग रहा है वो वहां लगा सकता है। उसके ऊपर कोई कैप नहीं लगा हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो वहां नहीं कर सकता या वहां नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है एज कंपेयर टू मल्टी कैप फंड ज्यादा बेटर है और वो ज्यादा रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा है स्मॉल कैप फंड्स। तो स्मॉल कैप फंड्स तो मैंने आपको बताया ही है कि 250 स्टॉक्स के बाद आपके जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्मॉल कैप्स में आते हैं, यानी कि यहां पे बास्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है इनके पास। जैसे लार्ज कैप में ओनली 100, मिड कैप में ओनली 150 स्टॉक, लेकिन स्मॉल कैप्स में 250 के बाद जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टिंग बीएससी के हिसाब से लगभग हमारे मार्केट में 8000 कंपनियां जो हैं लिस्टेड हैं। तो आप 250 से अगर माइनस कर लेंगे लगभग 7700 से भी ज्यादा कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल उस फंड मैनेजर के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं स्टडी करने के लिए, तो उसके पास स्टडी करने का वाइड स्कोप है, तो आपको रिटर्न्स भी धमाकेदार देगा ही। हाँ, लेकिन एक बात है, स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, इसीलिए मैंने 1 by 1 लिखा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन आप डर रहे हैं और लेकिन रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो आई थिंक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड। उसके बाद आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, आप सीख गए हैं और चीजें, तो आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। उसके बाद फोकस 30 आई थिंक और भी ज्यादा रिस्की भी है, लेकिन ये आपको बहुत ही ज्यादा दमदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये तो मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए है फोकस 30, क्योंकि ये ओनली 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आपको खुद से भी स्टडी करना आना चाहिए कि ये जो फंड मैनेजर मेरा जहां पैसा लगा रहा है वो किस तरह की कंपनीज है, क्या है, क्योंकि इसमें आपको भी पूरा फोकस रखना पड़ेगा अपने फंड मैनेजर के ऊपर कि वो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, एज पर योर एज एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो यहां पे मैंने ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप 50 के ऊपर हैं, 55 के ऊपर हैं, तो आपको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिर आप उस एज में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो डेट फंड भी आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप 20-25 साल के हैं तो आई थिंक डेट फंड्स आपके लिए नहीं बने हुए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बने हुए हैं, क्योंकि आप छोटी एज में रिस्क ले सकते हैं।
तो आपको पैसा इक्विटी में ज्यादा डालना चाहिए। ज्यादा क्या, मैं तो कह रहा हूं 100% भी डालें तो बुरा नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप डेट फंड में रख सकते हैं। लेकिन मैं डेट फंड से भी ज्यादा रिकमेंड करूंगा, अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपको गोल्ड वगैरह में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनिशियल स्टेज में, जब आपकी एज कम है। लेकिन जब आपकी एज ज्यादा हो गई है, 50+ आप हो गए हैं, तो आई थिंक डेट फंड आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो इन्वेस्ट इन वन म्यूचुअल फंड इन अ स्कीम। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, लार्ज कैप किसी ने बताया, दूसरे किसी ने बताया एक्सिस का लार्ज कैप, किसी ने बताया एसबीआई का लार्ज कैप, किसी ने बताया आईसीआईसीआई का लार्ज कैप। तो वो क्या करेंगे, 5 उनके पास म्यूचुअल फंड है और 5 में से 4 तो वो लार्ज कैप लेके बैठे हैं। तो इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लार्ज कैप का जो बास्केट है ना, वो 100 स्टॉक्स का ही है। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस बोलता है, ये क्लेम कर रहा है कि उसका म्यूचुअल फंड लार्ज कैप है, तो वो 100 ही कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। और आपने 3 अलग अलग एएमसी से लार्ज कैप फंड्स ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका जो उस एएमसी ने जो स्टॉक्स लिए होंगे वो ओवरलैप होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 100 ही स्टॉक्स हैं, तो वो ओवरलैप होना ही होना है। क्योंकि मिनिमम अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो 40 से 50 स्टॉक्स होते ही हैं। जब उनके पास बास्केट ही 100 स्टॉक्स का है और आपने 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिए हुए, तो ऑब्वियस सी बात है वो ओवरलैप करेंगे ही करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो है रिटर्न्स जो है वो कम ही होने वाले हैं, क्योंकि आपने ओवरलैपिंग करी हुई है। तो आपको ओवरलैप नहीं करना है। अगर आपको एक स्कीम के एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आपने लार्ज कैप लिया तो एक ही लार्ज कैप लेना है, चाहे वो किसी का भी हो। अगर आपने स्मॉल कैप लिया है तो आपको एक ही स्मॉल कैप लेना है। अगर आपने फ्लेक्सी कैप लिया, आपने एक ही फ्लेक्सी कैप लेना है। ये नहीं कि आप फ्लेक्सी कैप भी 4 लेके बैठे हैं, लार्ज कैप भी 4 लेके बैठे हैं, स्मॉल कैप भी 4 लेके बैठे हैं, फोकस फंड भी 4 लेके बैठे हैं। डेट फंड में हो सकता है, क्योंकि डेट फंड मैंने बताया था यहाँ पे 4 तरह के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, लिक्विड फंड। हाँ, यहां पे आप ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं कि आप 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, यहां अलग सिचुएशन है। लेकिन यहां पे आई थिंक आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आपको एक स्कीम में एक ही म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर एटलीस्ट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग ना म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए लेंगे, 2 नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको 5 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम 10 साल से भी ऊपर है म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन अगर आप नहीं, आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम चाहिए, तो आई थिंक 5 साल से कम अगर आप पैसा लगाने आए हैं तो म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल मत लगाइए। म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट आपको 5 साल से ज्यादा टाइम हॉरिजॉन के लिए पैसा लगाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, डोंट इन्वेस्ट इन हाइब्रिड सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बिकॉज हाई एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए बात क्या है ना, यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि इक्विटी शेयर्स प्लस डेट इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू हाइब्रिड फंड्स। अब होता क्या है ना, इस तरह के फंड्स में ज्यादातर इस तरह के फंड्स में होता क्या है कि आपसे हाइब्रिड फंड्स के नाम पे पैसा लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होगा ना, वो इक्विटी के हिसाब से चार्ज होगा। क्योंकि इक्विटी का जो एक्सपेंस रेशियो है, जो आप म्यूचुअल फंड हाउस को अपना पैसा मैनेज करने के लिए फीस देते हैं, वो फीस ना, वो म्यूचुअल फंड हाउस ना आपको इक्विटी के हिसाब से चार्ज करेगा। जबकि अगर मुझे ये लगता है, अगर आपको हाइब्रिड की तरफ, अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही है और आपको इक्विटी भी करना है, आपको डेट भी करना है, तो आपको जो है ना दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। यानी कि आपको इक्विटी में या तो फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, फोकस 30, इंडेक्स फंड, इनमें करना चाहिए, एंड डेट फंड में आपको अलग से लेना चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन कभी नहीं लेना है, यानी कि आपको हाइब्रिड फंड नहीं लेना है, ऐसे फंड्स नहीं लेने हैं जो इक्विटी एंड डेट दोनों में फंड इन्वेस्ट करता हो। अगर आपको लेना ही है डेट फंड और इक्विटी, तो आपको अलग अलग लेना चाहिए। ये नहीं कि आप हाइब्रिड फंड ले रहे। हाइब्रिड फंड में होगा क्या कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो चार्ज करेंगे आपको इक्विटी वाला, क्योंकि डेट फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है और इक्विटी फंड का ज्यादा होता है। तो हाइब्रिड फंड क्या है ना, वो आपका इक्विटी वाला चार्जेस लेगा और डेट फंड वाले चार्जेस लेगा ही नहीं। वो इक्विटी फंड के चार्जेस सीधा आपसे, यानी कि हायर एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करेगा। कहने का मतलब सीधा मोटिव ये है मेरा कि वो इक्विटी फंड के एक्सपेंसेस आपसे लेगा। तो अगर आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो आपको ये चीजें सेपरेट करनी चाहिए।
क्योंकि आप खुद सिलेक्शन करिए कि आपको कौन सा डेट फंड चाहिए या कौन सा इक्विटी फंड चाहिए। तो आप ये चीज हाइब्रिड फंड्स में इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते हैं ये, क्योंकि यहां आपके पास चॉइस नहीं है, जहां वो चाहेगा वहां वो लगाएगा। जब आपको पता है कि मेरे को डेट में भी करना है इक्विटी में करना है, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड रखिए। लोअर एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर इन बोथ कंडीशन, सिलेक्ट एंड अवॉइड। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोअर एक्सपेंस रेशियो एंड द ट्रैकिंग एरर। हाँ, इसमें ना इप्स एंड बट्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो कम हो तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, आपको ये चीजें थोड़ा पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीजें कभी कभी क्या करते हैं ना लोग, दो पैरामीटर मारे कि एक्सपेंस रेशियो कम है जी ये ले लो, नहीं ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो तो आपका कम है लेकिन वहां पे ट्रैकिंग एरर ज्यादा है, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स कम ही हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो आपका ज्यादा है तो वो रिटर्न्स आपको ज्यादा दे ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर आप कई स्मॉल कैप कंपनीज के एक्सपेंस रेशियो देखेंगे ना तो वो 1-1% के होते हैं, लेकिन वो अपने रिटर्न से उन एक्सपेंस रेशियो को जस्टिफाई करते हैं। तो आपको यही चीज नहीं देखनी है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है मैं तो इसको सीधा अवॉइड ही कर दूंगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको उसका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। और आई थिंक आपको जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड आई थिंक एटलीस्ट 10 साल का देखना चाहिए किसी भी, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 साल से मार्केट को देख रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे मार्केट ऊपर ही जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो वहां पे हर म्यूचुअल फंड कंपनी के रिटर्न्स आपको अच्छे ही दिखेंगे। तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट करना है जो जिनकी कम से कम हिस्ट्री हो, कम से कम एटलीस्ट 10 साल की तो होनी ही चाहिए। हाँ, कई तरह के म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में चालू हुए हैं, जैसे फोकस 30 हो गया और भी तरह के जैसे मल्टी कैप हो गया, उनकी आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी ज्यादा। लेकिन ऐसे फंड जिनकी हिस्ट्री है तो उनमें आई थिंक 10 साल का आपको पूरे रिटर्न्स देखने चाहिए, ये नहीं 3-4 साल के रिटर्न, क्योंकि पिछले 4 साल से तो मार्केट में गिरावट हुई ही नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट ऊपर ही चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगेन मैं माफी चाहूंगा कि इस वीडियो की प्रेजेंटेशन एज यूजुअल खराब थी, पर आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं उन क्वेरीज का हल जरूर दूंगा आपको, या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट करके ही आपको बता दूंगा। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।